नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बड़े नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो लोग प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। जी हां दोस्तों, मोदी के इस्तीफा से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठी आवाज और फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और भाजपा सांसद ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि राम मंदिर बनाने में पीएम मोदी का कोई योगदान नहीं है। जी हां दोस्तों, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान के सियासी संग्राम का, जहां बताएंगे कि सरकार गिराना तो मुश्किल है, लेकिन नई सरकार बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। ये बड़ा बयान निकल कर सामने आ रहा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि वाकई में अगर देश में जिस प्रकार की स्थिति है वो नहीं सुधरी तो जनता प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। शुरू करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं, संजय रावत। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को कहा कि अगर नौकरियां जाने जैसी समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। रावत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में दावा किया है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है और इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मध्यम वर्गीय वेतन भोगी लोगों की नौकरियां चली गईं, जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रावत ने कहा, लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास खत्म हो गया है, लेकिन मौजूदा हालात मुश्किल है। किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और आर्थिक संकट से निपटने में नाकामी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। भारत में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। केंद्र पर निशाना साधते हुए रावत ने कोरोना वायरस के हालात और आर्थिक संकट से निपटने में उसके द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 5 राफेल विमानों की सुरक्षा के लिए अंबाला वायुसेना अड्डे के आसपास धारा 144 लगाई गई। उन्होंने कहा कि राफेल से पहले सुखाई और MiG विमान भी भारत आए, लेकिन इस तरह का जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया। शिवसेना नेता ने पूछा, बम और मिसाइल की क्षमता से लैस राफेल विमानों में बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों के संकट को खत्म करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश की गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना है। रावत ने कहा कि भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से कोविड-19 वैश्विक महामारी से छुटकारा पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 51,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। साथ ही रावत ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कोई संकट की, रोजगार की बात नहीं कर रहा। कहना आसान है कि आपदा में अवसर मिलता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि लोग संकट से कैसे जूझ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई योगदान नहीं, बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। 5 साल से राम सेतु की फाइल पड़ी है उनकी टेबल पर। जी हां दोस्तों, आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर अयोध्या में तैयारियां चल रही है। इस बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक बयान में कहा है कि राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई योगदान नहीं है। भाजपा सांसद ने ये भी कहा कि 5 साल से राम सेतु की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी हुई है। दरअसल एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में स्वामी से सवाल पूछा गया कि राम मंदिर भूमि पूजन में और किन किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, जिन्हें नहीं बुलाया गया है। इसके जवाब में स्वामी ने कहा कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। सारी बहस हमने की। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में कह सकें कि उसकी वजह से निर्णय आया है। स्वामी ने कहा कि जिन लोगों ने काम किया उनमें राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और अशोक सिंघल का नाम शामिल है। स्वामी ने ये भी कहा कि वाजपेयी ने भी इसमें अड़ंगा अड़ाया था। अशोक सिंघल ने उन्हें ये बात बताई थी। भाजपा सांसद ने कहा कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए फाइल प्रधानमंत्री की टेबल पर पिछले 5 साल से पड़ी है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। स्वामी ने कहा कि मैं कोर्ट जाकर आदेश दिलवा सकता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि हमारी पार्टी होने के बावजूद भी हमें कोर्ट जाना होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सियासी संग्राम,
सरकार गिराना मुश्किल, लेकिन नई बनाना तो और भी मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सियासी जंग जारी है। एक खेमा है सीएम गहलोत का, जिसे सरकार बचानी है। दूसरा खेमा है सचिन पायलट का, जिसे सरकार बदलनी है। और तीसरा खेमा है बीजेपी का, जिसे सरकार गिरानी है। एक चौथा अप्रत्यक्ष अघोषित खेमा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जो फिलहाल तो खामोशी से सारा सियासी तमाशा देख रही हैं। सीएम गहलोत के समक्ष केवल एक ही चुनौती है कि उनके पास जो बहुमत है उसे बचाए रखना और विधानसभा में बहुमत साबित करना, ताकि 6 महीने के लिए सियासी सुकून मिल जाए। पायलट खेमा सीएम गहलोत को हटाना चाहता है और इसमें उसे बीजेपी का सियासी समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। राजनीतिक रस्साकशी के इस खेल का पूरा परिणाम 2-4 विधायकों की संख्या पर निर्भर है। सीएम गहलोत खेमे के 2-4 विधायक कम हुए तो सरकार गई, और पायलट खेमे के 2-4 एमएलए पॉलिटिकल पलटी मार गए तो सीएम गहलोत के विरोधियों के सारे सियासी सपने ढेर हो जाएंगे। हालांकि विधायकों का संख्या बल देखें तो सीएम गहलोत सरकार को गिराना जरा मुश्किल है, परंतु यदि सरकार गिर भी गई तो नई सरकार बनना तो बेहद मुश्किल है। राजस्थान में बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो समर्थकों के हिसाब से सबसे मजबूत दावा वसुंधरा राजे का बनता है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शायद ही राजी होगा। दावा तो सचिन पायलट का भी तगड़ा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो वे पहले भी थे, अब तो उनके लिए केवल मुख्यमंत्री का पद ही बचता है। परंतु बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें से कई सीएम पद के दावेदार भी हैं, इसके लिए तैयार नहीं होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 से भंग हुआ प्रशांत किशोर का मोह, नीतीश की लोकप्रियता का ग्राफ सबसे नीचे। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट के बीच भाजपा और जेडीयू की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। भाजपा जहां वर्चुअल सभाओं पर जोर दे रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले कॉलम इनसाइड ट्रैक के अनुसार इन सबके बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह कोरोना महामारी को लेकर नीतीश कुमार के रवैये को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान नीतीश उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दिए जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। महामारी के समय में उन्होंने घर लौटने को आतुर बिहारी प्रवासियों से अनुरोध किया कि वे जहां हैं वहीं बने रहें, जबकि पड़ोसी राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवासी मजदूरों को बिहार की सीमा तक ले गए थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में टीना फैक्टर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्य में उनके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कॉलम के अनुसार मौजूदा स्थिति में लालू प्रसाद के परिवार में गहरे मतभेद देखने को मिल रहे हैं। लालू इस चुनाव में अंतर पैदा कर सकते हैं, लेकिन वह अभी भी जेल में है। हालांकि झारखंड में सहयोगी दलों की सरकार के कारण लालू रांची के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बेहतर स्थिति में है। 7 साल के बाद लालू जब अपनी सजा पूरी करने के करीब होंगे तो उम्मीद है कि पिछले मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की वजह से समय पर नहीं हो पाएंगे विधानसभा उपचुनाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पाएंगे। प्रदेश में तख्तापलट, मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभाग वितरण के बाद यह सवाल बार-बार दोहराया जा रहा है। बीती 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। 19 मार्च तक सभी के इस्तीफे मंजूर किए गए। 19 अगस्त तक 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस्तीफा देने से रिक्त हुई विधानसभा सीट पर चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी होता है। कोरोना काल के नए आंकड़े अब नए राजनीतिक समीकरण और बहस को भी सामने ला रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 14 मंत्री विधायक नहीं हैं। शिवराज की टीम में उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। इनमें 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। यही वे हैं जो अभी विधायक नहीं हैं। सत्ता परिवर्तन के पश्चात प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की देरी को विपक्ष द्वारा राजनीतिक अस्थिरता की उपमा भी दी गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में रार, चिराग पासवान ने कहा 42 सीटों से कम पर नहीं होगी कोई बात, अमित शाह ने किया था वादा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लोजपा चीफ चिराग पासवान के तेवर क्यों बागी हो रहे हैं, इसका खुलासा अब हो गया है। जमुई सांसद चिराग पासवान ने यह क्लियर कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने एक चैनल के इंटरव्यू में बेबाक तरीके से उनके और सीएम नीतीश के बीच चल रही टसल का खुलासा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सूबे में एलजेपी और जेडीयू के बीच चल रही तनातनी के बीच चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला पहले से तय है। चिराग पासवान की माने तो 2015 में जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था उसी हिसाब से इस बार भी होना चाहिए। मसलन चिराग पासवान का दावा है कि एलजेपी को बिहार विधानसभा की 42 सीटें चाहिए और इस समीकरण से एलजेपी समझौता नहीं करने वाली है। चिराग पासवान ने इंटरव्यू में कहा कि सीटों को लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि सीटों को लेकर तो बात 2014 में ही हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 2017 में जब जेडीयू एनडीए में शामिल हुई थी तब यह बात उठी थी कि सभी दलों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा।
चिराग पासवान ने कहा कि उस वक्त 2019 में ही मैंने अमित शाह से कहा था कि ऐसे पार्टियां आती रहीं तो हमारी सीटें कम होती जाएंगी, जो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि विधानसभा में सीटों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसलन चिराग की माने तो वो 2015 में एलजेपी को जितनी सीटें मिली थी, 2020 में एलजेपी उतनी ही सीटों पर फाइट करना चाह रही है। लेकिन देखना होगा राजनीति किस और करवट लेती है और एनडीए में एलजेपी को कितना वोट अब मिल पाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पता नहीं कब तक सोएगी सरकार, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अपराध की घटनाओं की जांच करने में विफल रही है। प्रियंका, योगी सरकार राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस नेता ने बुलंदशहर में अपहरण की घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि वह अपराध को रोकने में विफल रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैल रहा है, अपराध और कोरोना नियंत्रण से बाहर हैं। श्री धर्मेंद्र चौधरी का 8 दिन पहले बुलंदशहर में अपहरण कर लिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम से लेकर मंत्री का दावा फेल, लगातार कोरोना के आंकड़े छिपाने में लगी बिहार सरकार। महामारी के विस्फोट के बीच सिस्टम का खेल देखिए। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले एक सप्ताह में आधे दर्जन दफे कोरोना को लेकर पारदर्शिता बरतने का ऐलान कर चुके हैं। शुक्रवार को मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान किया कि कोरोना को लेकर हर रोज बुलेटिन जारी होगा, लेकिन अगले ही दिन यानी बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने खेल कर दिया। बिहार में कोरोना टेस्ट का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मीडिया के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में 2 मैसेज आया, हद देखिए कि उसे कुछ ही देर में डिलीट कर दिया गया। बिहार में आज कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है और अब आरोप लग रहा है कि बिहार सरकार इस आंकड़े को छिपाना चाह रही है। बिहार सरकार ने जारी ही नहीं किया आज का आंकड़ा। बिहार सरकार हर रोज कोरोना की जांच और उससे संबंधित आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी करती रही है। आज बिहार सरकार ने आंकड़ा जारी ही नहीं किया। पूरे दिन लोग इंतजार करते रहे। स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर अकाउंट पर कोई जानकारी ही नहीं दी। वैसे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आज मीडिया कर्मियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आंकड़ा डाला गया। इसमें भी ये क्लियर नहीं किया गया था कि आज कुल कितने मरीज मिले, लेकिन मरीजों की कुल संख्या का जिक्र था। लिहाजा ये पता चल गया कि कल से लेकर आज तक कुल कितने मरीज बढ़े। इससे साफ हो गया कि बिहार में आज कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। लेकिन हद देखिए, जब तक मीडिया के लोग स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से कोरोना की हालत समझ पाते, तब तक उस मैसेज को ही डिलीट कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डाले गए दोनों मैसेज को डिलीट कर दिया गया। मीडिया के लोग परेशान हो गए, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि बिहार में आज कोरोना के क्या आंकड़े हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ की ईदगाह पर बकरीद की बधाई देने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। देखें तस्वीरें। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को मुस्लिम भाइयों को बकरीद की बधाई देने के लिए ईदगाह पहुंचे। यहां उन्होंने पहले से मौजूद धर्मगुरुओं से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि अखिलेश यादव इसके पहले ईद पर भी बधाई देने के लिए ईदगाह आए थे। उन्होंने बधाई देते हुए सभी के लिए खुशहाली की कामना की। ईदगाह के इमाम मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महली के साथ अखिलेश यादव बता दें कि लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अपने घरों में रहकर ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को बधाई दी। ईदगाह में भी बहुत कम संख्या में लोग मौजूद रहे और कोरोना के बचाव का प्रोटोकॉल पालन करते हुए नमाज पढ़ी। लोगों के घर से बाहर निकलने पर मनाही होने के कारण त्योहार का रंग हल्का नजर आया। धर्मगुरुओं ने खुद भी लोगों ने घरों से बाहर न निकलने की अपील की थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने किया साफ, निजी ट्रेनों का किराया बढ़ने पर सरकार नहीं देगी कोई भी दखल। 151 ट्रेनें होंगी प्राइवेट। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेटर्स निजी ट्रेनों का किराया जितना चाहे उतना रख सकते हैं। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। भारतीय रेलवे ने कहा कि निजी ऑपरेटर्स के लिए यात्री ट्रेनों का किराया तय नहीं किया गया है और न ही अभी इसकी कोई सीमा तय की गई है। साथ ही रेलवे ने ये भी कहा है कि अगर निजी संचालक किराया बढ़ाते भी हैं तो इसमें सरकार का कोई दखल या सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यानी अब निजी ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर्स जो भी ट्रेन चलाएंगे वो उसका किराया अपनी मर्जी से या बाजार के हिसाब से तय करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि रेलवे 109 रूट्स पर 151 ट्रेनों को चलाने का काम 35 साल के लिए निजी ऑपरेटर्स को देने की योजना कर चुका है। इतना ही नहीं, रेलवे चाहती है कि इस प्रावधान को कोई कोर्ट में चुनौती ना दे पाए, इसलिए इसे सरकार जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिला लेगी। रेलवे एक्ट के तहत सिर्फ केंद्र सरकार या विभिन्न मंत्रालय मिलकर रेलवे के किराए का निर्धारण करेंगे। हालांकि अभी ट्रेनों को निजी हाथों में देने से पहले कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को क्लियर देने होंगे, जैसे ट्रेनों का
160 किलोमीटर की रफ्तार से चलना, दुर्घटनाओं के बाद की स्थिति और उनकी मेंटेनेंस को लेकर अभी कई सवाल हैं जो हल किए जाने हैं। वहीं रेलवे के किराए को लेकर सरकार की तरफ से एक अधिकारी ने कहा कि अब ये निजी हाथों में होगा और अब वही इसका किराया तय करेंगे। निजी संचालक ऑनलाइन टिकट बेच सकेंगे और सरकार किराया बढ़ाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। हालांकि उम्मीद है कि किराया लागत को देखते हुए बढ़ाया जाएगा। बहरहाल अब सरकारी हाथों में ट्रेनें नहीं रहेंगी और सेवाएं जल्द महंगी हो जाएंगी, यानी अब यात्री अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बागी विधायकों के गहलोत का संदेश, हाईकमान ने माफ किया तो मैं भी गले लगा लूंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के बागियों पर सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताजे बयान में कहा है कि जो लोग सरकार गिराने की साजिश में लगे थे, अगर वह आला कमान के पास जाते हैं और आला कमान उन्हें माफ कर देता है तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 3 बार मुख्यमंत्री था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। मैं जो भी कर रहा हूं पार्टी और जनता की सेवा के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने के खेल में लगी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें यह सब करना पड़ रहा है। यह सब करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता है, उनसे टक्कर लेने के चक्कर में राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं। वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए सब हो रहा है। वसुंधरा जी का पता नहीं है आजकल वह कहाँ हैं। गुलाब चंद कटारिया मीडिया के सामने हमें गालियां देते हैं, मगर उनकी भी क्या सोच है पता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को 2 बार मौका दिया लोगों ने, उन्होंने थाली बजवाई, ताली बजवाई, बेल बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि राजस्थान में जो तमाशा चल रहा है उसे बंद करवाएं। यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की रेट बढ़ रही है, यह क्या तमाशा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि उन्हें कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। सीएम गहलोत ने कहा अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोर फ्रंट पर वो ही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। आप रात दिन जागते सोते हर वक्त सोचते हैं कि किस तरह मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। उन्होंने कहा चुनी हुई सरकार यदि इस तरह से गिरने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 9 अगस्त को प्रदेश भर में मनाई जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। जी हां दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को प्रदेश के सभी 29 स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य सरकार की ओर से उनके घर जाकर अभिनंदन किया जाएगा। देश को आज़ाद कराने में इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज हम इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश को आज़ाद कराने में इन सभी ने अमूल्य योगदान दिया। उनके त्याग, समर्पण एवं देश प्रेम के जज्बे के सामने हम सभी नतमस्तक एवं कृतज्ञ हैं। इन्हीं की बदौलत हमारे देश में लोकतंत्र कायम हो सका। युवा पीढ़ी को इनके त्याग एवं समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की अधिक उम्र को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट घर पर जाकर उनका अभिनंदन करें। सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को शुभकामना संदेश प्रदान कर तथा अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका सम्मान किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, सरकार सच बताए हमारी कितनी छीन गई जमीन। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चीनी मामले पर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वह हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है जनता को सच बताना चाहिए कि हमारी कितनी जमीन छीन गई है। अखिलेश यादव ने ये बातें लखनऊ स्थित ऐशबाद ईदगाह पर पत्रकारों से कही। अखिलेश यादव शनिवार को बकरीद के मौके पर ईदगाह पहुंचे थे। यहां पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात कर उनको बधाई दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि देश सीमाएं सुरक्षित नहीं है, पहले पाकिस्तान परेशान करता था, अब चीन। सरकार को सच बताना चाहिए।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।